Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know, that we are on unit number 2, in which we are discussing reform movements in India. So, ये reform movements क्यों शुरू की गई? After the decline of the Mughal emperors और Mughal empire, जब Britishers ने इस area को colonize किया, South Asia के इलाके को, तो यहाँ जब लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि हमें सप्रेस किया जा रहा है, हमें मार्जिनलाइज किया जा रहा है, तो बहुत से लीडर्स जो हैं उन्होंने बहुत से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाए ताकि यहाँ के लोग जो हैं उनको अपने राइट्स के बारे में पता चल सके. सो आज का स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है? दैट यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द मुस्लिम्स आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857. सो ब्रिटिशर्स जो हैं वो बहुत अरसे से मुग़ल एम्पायर के साथ ट्रेडिंग कर रहे थे. शाहजहां के ज़माने से जो है ये ट्रेडिंग हो रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ अपने कदम जमाने शुरू कर दिए. और क्या करना शुरू किया, उन्होंने बहुत से एरियाज़ और टेरिटरीज और लोकल रूलर्स जो हैं उनको अपने साथ मिलाकर अपने रूल को जो है एक तरह से मजबूत करना शुरू कर दिया. तो इस तरह के मौके पर बहुत से जो लोकल्स हैं उनको इस बात का एहसास हुआ कि ये हमारे ऊपर जो है बाकायदा तौर पर रूल कर रहे हैं. तो इस वजह से 1857 की जो वॉर है ये लड़ी गई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़. और इसी के साथ साथ मुग़ल एम्पायर जो है उसका डिक्लाइन हो गया था. जो आखिरी मुग़ल एम्परर है बहादुर शाह ज़फ़र, उनको एग्ज़ाइल कर दिया गया था और बाकायदा तौर पर ब्रिटिश एम्पायर जो है उसने यहाँ अपने रूल का आगाज़ कर दिया था. तो कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर जो रिफॉर्म्स इस चैप्टर में हमने आगे जाके डिस्कस करने हैं, आपको पहले ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी वजूहात है, किन मुश्किलात का यहाँ के लोगों को सामना था, ख़ास तौर पे मुसलमानों को. तो सबसे पहले सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो मुस्लिम्स की इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है उनका बुरा हाल था. क्यों बुरा हाल था? क्योंकि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में थे. और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको ये लगता था, उन्होंने क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल जो है अपना जमा लिया था इंडिया के ऊपर, और उनको मुसलमान जो है वो अपने दुश्मन लगते थे. उनको लगता था कि यही जो है ये बार बार जो है ये हमारे खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाते हैं. दे ऑल्सो बिलीव दैट द मुस्लिम्स हैड बीन द main instigator of the revolt and they took a number of steps to marginalize and weaken the Muslim community. So क्योंकि यहाँ पर पहले मुसलमानों की हुकूमत भी थी और दूसरा जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई तो उनको लगा कि हमें यहाँ से निकालने में जो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वो मुसलमान हैं. तो इस वजह से उन्होंने बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए जिससे वो मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर सकें. सो वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स थे? सबसे पहले तो उन्होंने जो एम्पररशिप है उसको एबॉलिश कर दिया. जो आखिरी एम्परर थे उनको एग्जाइल कर दिया और अपनी पॉलिटिकल पावर को जो है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करते हुए अपनी जो है वो इसको कॉलोनी बना लिया अपनी. और उसके अलावा क्योंकि मुस्लिम्स जो है वो मुग़ल एम्पायर के दौरान जो है उनको बड़ा इंपॉर्टेंस जो है और बड़ी अहम पॉलिटिकल पावर्स जो हैं वो उनके पास थी. तो इस तरीके से जब इन्होंने यहाँ अपने रूल का आगाज़ किया और मुग़ल एम्पायर को ख़त्म किया तो क्या हुआ, मुसलमानों के हाथ से तमाम ताकत जो है वो चली गई. उसके साथ साथ उनको लिमिटेड ट्रेड और लैंड ऑनरशिप जो है वो प्रोवाइड की गई. क्या मतलब है इस बात का? यानी कि ना तो उनको ट्रेड के मौके दिए जाते थे, इसके अलावा जो जितने भी इंपॉर्टेंट लैंड्स हैं वो भी उनको रखने की इजाज़त नहीं थी मैक्सिमम इलाकों में. जिसकी वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिकली और सप्रेस होते गए, गरीब होते चले गए, बुरे से बुरे हालात में चल जाते गए. और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये थोड़े दिन की बात थी. अंग्रेज़ों ने इस इलाके में 100 साल से ज़्यादा हुकूमत की है और मुसलमानों की जनरेशन्स जो हैं उनको इन तमाम तकलीफ़ों का सामना हो रहा था. सो उसके बाद आ जाती है लिमिटेड जॉब्स. जितनी भी जॉब्स हैं या अच्छी जॉब्स हैं वो मेरिट की बेसिस पे नहीं दी जाती थी. किस तरह से मेरिट की बेसिस पे नहीं दी जाती थी कि मुसलमान अगर इवन क्वालिफाइड भी हैं तो वो जॉब किसी हिंदू को दे दी जाती थी जो कि लेस क्वालिफाइड होता था. तो इस तरीके से इस चीज़ का भी मुसलमानों को सामना था कि उनको कोई अच्छी या इम्पोर्टेंट जॉब जो है वो नहीं मिलती थी. तमाम निचले तबके की जो जॉब्स हैं वो मुसलमानों को दी जाती थी, जिसकी वजह से मुसलमान इकोनॉमिकली और सोशली जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस और सप्रेस थे. उसके बाद आ जाता है कम्युनल एंड रिलीजियस वायलेंस. अब जब इस तरह का सामना था कि तमाम इंपॉर्टेंट पोजीशंस जो है वो हिंदूज को दे दी जाती थी
اور جتنی بھی غیر ضروری پوسٹ تھیں یا نچلے طبقے کی پوسٹ تھی وہ مسلمانوں کو دی جاتی تھی. تو اس طریقے سے لوکل لوگوں کے اندر کمیونل اور ریلیجس وائلنس شروع ہو گیا. کمیونل وائلنس کس کو کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ جب ایک جگہ پہ رہنے والے لوگ جو ہیں, جو لوکل لوگ ہیں, وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں تو اس کو ہم کمیونل وائلنس کہتے ہیں, کیونکہ ایک ہی کمیونٹی کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح سے ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے تھے. تو انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کا بھی ایک کارڈ جو ہے وہ یوز کیا, اور مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو, کیونکہ یہاں کے لوکل رہنے والے تھے, ان کو ڈیوائڈ کیا اور یہاں پہ اپنے قدم کو اور مضبوط کر لیا. So, in the years following the War of Independence, a number of Muslim leaders emerged who tried to improve the socio-economic conditions of the Muslim community. And these leaders, such as Sir Syed Ahmad Khan, argued that the Muslims needed to reform their educational system and participate more actively in the political process. اب ان تمام مسئلوں کے بعد اور یہ جو تمام سٹیپس برٹشرز نے لیے تھے مسلمانوں کو خاص طور پر مارجنلائز کرنے کے لیے اور ان کو سپریس کرنے کے لیے, تو اس سے بہت سارے لیڈرز جو ہیں ان کا بھی جو ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا آغاز ہوا اور ان کو جانا گیا, جن میں سر سید احمد خان جو ہیں وہ سر فہرست آتے ہیں, جنہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے اوپر بہت زیادہ زور دیا اور ان کو کہا کہ جب تک آپ پولیٹیکلی اپنے آپ کو اسٹرینتھن اپ نہیں کریں گے تب تک آپ کی آواز کوئی نہیں سنے گا اور تب تک آپ کو آپ کے رائٹس نہیں ملیں گے. سو یہ کیا رائٹس تھے اور کس طریقے سے کون سے ریفارمز انٹروڈیوس کروائے گئے, کس طریقے سے اس کو آواز اٹھائی گئی, سر سید احمد خان نے کس طریقے سے اٹھائی, اور کون کون سے ایجوکیشنل ریفارمز انہوں نے انٹروڈیوس کروائے, یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. سو فار پریکٹس فار ٹوڈیز لیکچر یو کین ڈاؤن لوڈ دس لیکچر ورک شیٹ فرام دا ڈسکرپشن باکس بلو دس ویڈیو, اور یو کین گیٹ اٹ ان print form by your teacher. So pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, you will complete skill 2.2. And from exercise 2, you will complete question number 1. This is a short question. And from exercise 3, you will complete question number 1 also. This is a long question. So this will be your homework. So my dear students, آج کے لیکچر میں ہم نے مسلمانوں کو کس طریقے سے سوشلی اور اکنامکلی مارجنلائز کیا گیا, ان کو سپریس کیا گیا by the Britishers and also by the Hindus, ہم نے آج اس کو بڑے ڈیٹیل سے پڑھا. I hope you have enjoyed the lecture. Stay safe. Thank you so much and Allah Hafiz.